हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करता हूं कल रात के शो में जो बर्जर पेंट दिया गया था, टीवीएस मोटर दिया गया था, इजी माई ट्रिप था, मैकडोवेल था, रूपा था, उससे आपने पैसा कमाया होगा। और अगर आप नए हैं, नहीं कमाया है तो फिकर नॉट, आज भी देंगे कुछ ट्रेड लास्ट में जिससे हमारा परिवार कमा सके। लेकिन उससे पहले कुछ ज्यादा जरूरी चीजें। सरकार का कदम और 2 मेगा क्रैश। किस स्टॉक में रिसेशन जैसी कहानी बन रही है? श्रीलंका ने किस स्टॉक को डुबो दिया है? क्या आएगा इकोनॉमिक क्राइसिस और पेंट शेयर में ब्लड बाथ? तो सब कुछ मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। और चलते हैं सरकार के 1 बाय 1 वाले कदम पे। तो पहली न्यूज जो कल हमने शेयर की थी कि मार्केट में न्यूज है कि एक्सपोर्ट पर सरकार बैन लगा सकती है, फाइनली वो न्यूज आ गई है। सरकार ने चीनी के निर्यात पर 1 जून 2022 से पाबंदी लगा दी है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। 31 अक्टूबर तक ये पाबंदी जारी रहेगी। तो कल भी शुगर के शेयर गिरे और आज भी शुगर के शेयर गिरे। यहाँ पर कितना क्या इस डेटा में नहीं जाऊंगा क्योंकि ट्रेडर को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं कि एक ज़रूर चीज़ एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर आपको जानने की ज़रूरत है। कई देशों ने अलग अलग चीज़ों पर बैन लगाया है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और जिस कंट्री में जो चीज़ अवेलेबल है वो उस चीज़ को रोक रहे हैं, जिससे कि उस देश में उसके प्राइसेस ना बढ़ें। जैसे एग्जांपल के लिए इंडोनेशिया ने हाल में ही टेम्पररी पाम ऑयल पर बैन लगाया था जो अब हटा दिया। मलेशिया 1 जून से चिकन का एक्सपोर्ट रोकने जा रहा है। भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। सर्बिया और कजाकिस्तान है उन्होंने अनाज शिपमेंट पर कोटा लगाया। तो इस तरह की हर कंट्री कर रही है। इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है? मतलब ये निकल के आ रहा है हर देश इस महंगाई से जूझ रहा है। जहां पे मंदी की बात लगातार निकल के आ रही है वो कुछ इसी तरीके से है। तो इसीलिए यहां पर शुगर सेक्टर में गिरावट देखी। बट मैं कल भी बोला था, आज फिर से बोलूंगा, शुगर सेक्टर ने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण बेहतरीन रिजल्ट दिए थे। वहाँ पे चूंकि ये बैन जो है एक टाइम फ्रेम के लिए है, तो ये निगेटिव जो सेंटिमेंट्स है एक टाइम फ्रेम के लिए बनेंगे। वहाँ पर ये स्टॉक नीचे में सस्ते हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही वैल्यूएशन बढ़ गए थे। तो वहाँ पर एक मौका मिलने वाला है। तो जो शुगर के इन्वेस्टर हैं वो नीचे में वेट करें, आपको मौका अच्छा मिलेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सीडेंट पर। खाने के जो तेल आयात होते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी और सेस खत्म कर दिया गया है। खाने की तेल जो एडिबल ऑयल है उनकी प्राइसेस लगातार बढ़ रही थी, तो सरकार ने ये फैसला लिया। यहाँ पर सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी तेल के इंपोर्ट पर 2 साल तक के लिए कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस खत्म करने का ऐलान कर दिया। ये सेस अभी 5% का है। अब इससे क्या होगा? एडिबल ऑयल सस्ता होगा। और ये जो छूट है तेल पर इंपोर्ट की, ये 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। ये यानी कि ये लंबा टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि इंडिया में ये इंपोर्ट बहुत बम्पर लेवल पे होता है। और महंगाई बढ़ाने में इस एडिबल ऑयल का बहुत 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 बड़ा योगदान है। पिछले 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो खुदरा मार्केट में 15% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है। और इससे क्या हो गया? एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर अदानी विल्मर हो, रुचि सोया हो, उसके शेयर नीचे आ रहे हैं। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि कंपनी के मार्जिन डाउन होंगे। साथ ही इंडोनेशिया ने भी पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बैन हटा दिया है, जिससे इंडोनेशिया से 2 लाख टन कच्चा पाम ऑयल भारत के लिए रवाना हो चुका है। इससे भी देश में एडिबल ऑयल की जो उपलब्धता है वो बढ़ेगी। साथ ही आने वाले टाइम में प्राइस और भी धीरे धीरे नीचे आएंगे, क्योंकि ये जो लोकल मार्केट में माल है इंडोनेशिया वाला वो 15 जून के बाद अवेलेबल हो पाएगा। तो 15 जून अभी थोड़ा सा दूर है। तो इस तरीके से ये एक डबल हिट के तौर पर है रुचि सोया और अदानी विल्मर के लिए। बट अगेन अदानी विल्मर और रुचि सोया ने एक बम्पर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है, कहीं से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। तो मेरे मद्देनज़र लगता है, और उस तेजी में जो इंडोनेशिया के बैन का हाथ था, साथ में रसिया यूक्रेन की कहानी थी, इन सब के कारण जो इम्पैक्ट इनको फ़ायदा मिलने की कहानी थी और स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिए, वहाँ पे मुझे लगता है एज़ पर शॉर्ट टाइम फ्रेम यहाँ पर भी इम्पैक्ट आएगा। और वो इम्पैक्ट कहीं से धोखा नहीं होने वाला है। बाकी तो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल को लाइक कर दीजिए फटाफट, जिससे समझ में आए कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही है। और टेलीग्राम अब हो गया है बहुत ही 2.0, जहाँ पर न्यूज़ के साथ चार्ट का तड़का। बहुत बार न्यूज़ देखते हैं
ऐसा हो गया, आप दौड़ के बाय सेल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास चार्ट रहेगा तो आपको पता रहेगा क्या है सही क्या है गलत। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर और टेलीग्राम का। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और ये लाइफ चेंज का मौका जाने ना दीजिए। अब हम बात करते हैं कि क्या रिसेशन में आ गया है ये स्टॉक। ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस सेक्टर को रिटर्न के लिए जाना जाता है और ये सेक्टर मतलब लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हुए कभी नहीं डरते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी किसी सेक्टर के लिए बैड होना होता है ना, तो एक के बाद एक नई कहानी, एक के बाद एक बैड न्यूज़ इस तरीके से आने लगती है कि वो पूरा का पूरा सेक्टर ही धीरे धीरे डाउन होने लगता है और संभल नहीं पाता है। हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की। यहाँ पर कुछ चीज़ बहुत अच्छे से समझने की नीड है, तभी समझ पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। तो पहले जानते हैं बैड न्यूज़ क्या है इस सेक्टर में और फिर गुड न्यूज़। ग्लोबल प्लेयर यानी एफआईए दबाकर आईटी सेक्टर से पैसा निकाल रहे हैं। कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अच्छी नहीं है, मार्जिन प्रेशर है, रेवेन्यू प्रेशर है और इन सब के मद्देनज़र वन बाय वन सारे ग्लोबल ब्रोकिंग हाउस लगातार इनके टारगेट को डाउन कर रहे हैं और स्टॉक भी डाउन होता जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, एक तो बैड न्यूज़ फ्लो हो रही है। बैड न्यूज़ पे आज एक ब्रोकिंग हाउस आई, कही मैं तो इसके टारगेट को डाउन कर रहा हूँ, चलो स्टॉक गिर गया। फिर दूसरे दिन दूसरा आया, कहा मैं भी करता हूँ। फिर तीसरे दिन आया तीसरा, मैं भी करता हूँ। तो जिससे क्या हुआ, ये स्टॉक संभल नहीं पा रहा है। साथ में ग्लोबली भी जो एक इम्पैक्ट स्लो डाउन का बन रहा है, वो स्लो डाउन का इम्पैक्ट से इनके रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आने की कहानी बनती हुई नजर आ रही है। तो स्टॉक हैंडल नहीं कर पा रहा है, सेक्टर हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आईटी सेक्टर गिर रहा है। अब हम आते हैं गुड न्यूज़ पर। तो 7:30 बजे का जो एक स्पेशल शो बनाते हैं हम आपके लिए यूट्यूब पर, वहाँ पर लगातार हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं। जिस सेक्टर को या जिस शेयर को आप लेकर परेशान हो कि वो डूब गया, बर्बाद हो गया, मुझे बर्बाद कर दिया, मैं फंस गया, वहां पर मैं आप लोगों को लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस गिरावट के बाद भी स्टॉक सस्ते नहीं हुए हैं। ये दिमाग से बात निकाल दीजिए। अगर आपने 7:30 बजे का शो नहीं देखा है तो देखना शुरू कर दीजिए, जहां पर फ्यूचर के कौन से शेयर अच्छे हैं, बुरे हैं, महंगे हैं, सस्ते हैं, हर चीज का दर्शन करवाते हैं और दोस्ती करवाते हैं। तो यानी आईटी सेक्टर अभी भी सस्ता नहीं हुआ है, जो गिर रहा है। मौका मिलेगा क्वालिटी आईटी स्टॉक में पैसा लगाने का। जो भी कहानी है शॉर्ट टर्म की है। पैनिक में हम हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं और कुछ ऐसा ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को डिटेल में समझें। अब हम बात करते हैं एक शेयर ऐसा जो श्रीलंका के कारण डूबता सा नजर आ रहा है, क्योंकि इसके रेवेन्यू में श्रीलंका का बहुत बड़ा योगदान है। 17% का रेवेन्यू जो है श्रीलंका से आता है इस कंपनी का। बट श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, तो जूझने के कारण भैया वहाँ से जब रेवेन्यू 17% का आएगा नहीं तो कंपनी को लगेगा बिग हिट। क्योंकि एक तो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट डाउन है, वहाँ पे सारे स्टॉक की पिटाई हो रही है, वहाँ पे इस बेचारे का रेवेन्यू ऐसे ही गिरने की कहानी है। श्रीलंका का रेवेन्यू 17% यानी एक बिग रेवेन्यू है, तो और डबल इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पर कहानी जो बात हो रही है सफायर फूड्स की हो रही है, जिसमें 17% का रेवेन्यू आता है। पिज़्ज़ा हट के 95 आउटलेट श्रीलंका में चलाती है। इंडिया में 263 KFC स्टोर है और 219 पिज़्ज़ा हट आउटलेट है। तो ये सब के कारण पैनिक है। बट चार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है, जिसको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं आएगी क्या इकोनॉमिक क्राइसिस। तो सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी रात के 8:30 बजे, जिसमें एक टॉपिक कवर किया था कि पैसा होते हुए भी आप हो रहे हैं गरीब, और आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया और साथ में डिमांड की कि बॉन्ड की वीडियो बनानी। और मैंने आज ही वर्किंग बॉन्ड वाली वीडियो पे शुरू कर दी है, जो 1 या 2 दिन में आपके पास लाइव हो जाएगा। मतलब इस वीक में बॉन्ड की वीडियो लाइव हो जाएगी, बिग आई ओपनर इस कंडीशन में। तो मैं सबसे पहले तो आभारी हूं कि आपने उस गंभीर टॉपिक को समझने की कोशिश की, और आज भी उसी तरीके से एक गंभीर टॉपिक इस महंगाई के मद्देनज़र लेकर आया हूं। आएगी इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या है मामला समझिएगा। रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल में 7.79% हो गया, जो 8 महीने में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में करीब 0.5% जो हिस्सेदारी है, मतलब 0.5% का मतलब आधा हिस्सेदारी, वो फूड आइटम्स की है। एक साल में
जो फूड आइटम्स हैं मोटा मोटा 10 से 25% तक बढ़ चुके हैं। महंगाई ने वो बुरा हाल किया है कि लोग सेविंग के पैसे निकाल रहे हैं। शायद आप भी अपने सेविंग के पैसे को निकाल रहे होंगे। कहानी इस हालत तक पहुंच चुकी है। इसकी रियल स्टोरी मैं एक डेटा फैक्ट से शेयर करूंगा कि काफ़ी लोग 60-65 प्लस होने पर रिटायरमेंट का प्लान शुरू कर देते हैं। हर साल का ये डेटा कहता है, बट इस साल 2022 में ये डेटा कह रहा है कि लोगों ने अपने प्लान कैंसिल करने शुरू कर दिए महंगाई को देखते हुए। उनका कहना है भैया पैसा लाएंगे कहाँ से, खर्च कैसे करेंगे, अभी तो यूं नॉर्मल लाइफ सर्वाइव होनी मुश्किल है। आई होप ये चीज़ आप भी फील कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपने लाइफ का एक्सपीरियंस या महंगाई का एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारा परिवार समझ सके कि हम जो महंगाई से जूझ रहे हैं उसमें कितनी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो आई होप कि आप मानते हैं कि रियलिटी में महंगाई इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग को कैंसिल कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूं। साथ में 7 इयर्स में पहली बार 2022 में स्टॉक मार्केट ने निगेटिव रिटर्न दिया, यानी आज तक कभी नहीं दिया था 7 ईयर से पहले। तो 7 ईयर के अंदर में निगेटिव। बढ़ते इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल स्लोडाउन के कारण चीज़ें खराब हो रही है। इंटरेस्ट रेट जिस गति से बढ़ाने की बात हो रही है उससे मंदी का डर पैदा हो रहा है और इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, पिछले 7 ईयर्स का फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ 7 मंथ में साफ, 7 ईयर में आया पैसा 7 मंथ में साफ। लास्ट अक्टूबर से अब तक एफआईआई ने 2.5 लाख करोड़ की बिकवाली कर डाली। एनएसडीएल का डेटा पता है क्या कहता है? एफआईआई ने जो सेल किया है, ये जो बिकवाली का दौर चला है अब तक का सबसे लंबा दौर है, यानी जो लंबे दौर की काउंटिंग होता है उसमें ये आता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मार्केट संभल क्यों नहीं पा रहा है, मार्केट प्रेशर में क्यों चल रहा है। जिस तरीके से हर तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस की बात चल रही है, चीज़ें संभल नहीं रही है। बट अब आती है भाई वाली बात। तो भाई वाली बात यह है कि आप खुद देखो, डेटा कह रहा है कि अब तक सबसे लंबी बिकवाली चली है, बट हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ग्लोबल मार्केट के मुकाबले उतना नहीं गिरा है। वरना हिस्ट्री का डेटा चीख चीख के कहता है कि जब जब एफआईआई ने माल निकाला है इंडियन स्टॉक मार्केट में कोहराम मच गया है, ब्लड बाथ हो गया है, स्टॉक मुफ्त में मिलने लगे थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने बोला ना, स्टॉक अभी भी महंगे हैं। तो ये क्लियर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की मजबूती को बताता है दोस्त, कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कितना मजबूत है। और इसीलिए बिग बिग इन्वेस्टर जो विदेशों के भी हैं कहते हैं भैया हम पहला पैसा इंडिया में ही लगाएंगे, गिर जाने दीजिए क्योंकि यहीं बनेगा पैसा। तो आप लोग जो डरते हैं, घबराते हैं, एक एक दाना दाना डेटा का मैं चुन के लाता हूं कि आप डरे नहीं। आपको सिर्फ एजुकेट होने की ज़रूरत है। आपको एक सही स्टॉक सिलेक्शन की ज़रूरत है कि आखिर क्या है ये नज़रिया पोर्टफोलियो में स्टॉक लेने का, क्या है तरीका पोर्टफोलियो में स्टॉक लेने का, जिससे हम बिना डरे बिंदास तरीके से पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकें। तो ये सब चीज़ें 25 मई की क्लास में जिन लोगों ने सीट बुक कर ली है, मैं दिल से आभारी हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि जो जो लोग मेहनत करेंगे हम उनके साथ पागलों की तरह मेहनत करेंगे। और जो हमारी टीम का डेडिकेशन है आपको सिखाने का, वो आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। बस तैयार हो जाइए इस नए जर्नी के लिए, जहां हम आपको देने वाले हैं एक अलग दुनिया, थिंक लाइक ऑपरेटर। तो आई होप आपका पिक्चर क्लियर हुआ होगा। डरना मना है, बल्कि चीज़ें मजबूत हैं जो डेटा फैक्ट के साथ दिखाया। अब हम बात करते हैं पेंट शेयर में ब्लड बाथ। ग्रासिम ने बताया कि वो पेंट कारोबार को बढ़ा रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट की रकम को दुगुना करा है, क्योंकि 5,000 करोड़ उन्होंने पहले बोला था, उसको कह दिया हम 10,000 करोड़ करेंगे। एशियन पेंट, बर्जर पेंट गिर गए। यहाँ पर एशियन पेंट का मार्केट शेयर 42% है, बर्जर का 12% है। लेकिन सवाल ये है कि खाली इस न्यूज़ पे ब्लड बाथ हुआ, क्योंकि पहले भी तो 5,000 करोड़ करेंगे बोला था, नहीं ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, और यही बात मैंने ट्विटर पर शेयर कर दी थी आज शाम में ही, कि आप डरे नहीं। अगर आप ट्विटर पे होगे तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको पता होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ लाइव मार्केट में वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी का भी जुड़ना है। एशियन पेंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 17.3 लाख किलो लीटर, जो बेचारा इतने साल की मेहनत से खड़ा किया है।
ग्रासिम कहता है सिर्फ 3 साल में हम 13.3 लाख किलो लीटर प्रोडक्शन लेकर आएंगे और हम उस फोकस से काम कर रहे हैं। जबकि बर्जर पेंट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है सिर्फ 6.4 लाख किलो लीटर। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बिग पैनिक है, और ग्रासिम किस तेजी से अगर अभी आता है तो आगे प्रोडक्शन कैपेसिटी को किस अनदर लेवल पे लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है जिसके कारण आपको रियल ब्लड बाथ देखने को मिला। बट मुझे पर्सनली लगता है ये पेंट के शेयर कभी सस्ते नहीं मिलते तो ये अच्छा है। मार्केट में कंपटीशन होती है वो अलग कहानी है, हर जगह कंपटीशन है। आईटी सेक्टर में इतने शेयर हैं तो क्या वो रिटर्न नहीं देते हैं? देते हैं ना, अच्छे से रिटर्न देते हैं ना। तो ग्रासिम आएगा, मार्केट जमाएगा, कई सारी चीज़ें करेगा, वो देखने वाली बात होगी। बट न्यूज मार्केट को इफेक्ट करती है, वो आपके सामने हुआ है। और एशियन पेंट जैसे शेयर, बर्जर पेंट जैसे शेयर अगर सस्ते में मिलते हैं तो खुशी की बात है, टेंशन का माहौल नहीं है। अब हम चलते हैं चार्ट पर। उससे पहले कल पेनी स्टॉक, वो भी डेट फ्री, जो आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, पूछ रहे थे मैं इस पेनी में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो मैंने वो ऐसे ही चुने हैं और उसकी वीडियो बना दी है। कोई 10 रुपए का है, कोई 20 रुपए का है, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बिग आई ओपनर वीडियो है जिसे सही और गलत का पता चल सके। और साथ में ट्विटर पर जैसा मैंने बताया था एशियन पेंट बर्जर पेंट की कहानी डाली थी, तो ये है वो न्यूज़ जो मैं लगातार चार्ट के साथ शेयर करता हूँ। और ये बाल्टी की कहानी क्या है तो जाननी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए तो अब शुरू करते हैं स्टॉक। बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, सिर्फ स्टॉक नहीं दूंगा, सिखाने की भी कोशिश करूंगा। तो पहली कहानी शुरू करते हैं निफ्टी से, जहां मैंने कहा था कि मुझे बीच में ट्रेडिंग पसंद नहीं आती है। 400 450 का मेरा सेल का लेवल है, मार्केट वहां से आया और मोहब्बत से देखिए हर दिन गिरता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे और स्विंग करने का एक बेहतरीन नजरिया, जहां पर एंट्री लेने के बाद तेजी या मंदी होती है। और अब मेरे लिए नेक्स्ट नजरिया होगा 15,600 का, उसके बीच में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये है रियल ट्रेडिंग, जहां पे अगेन आपने देखा मेरे लेवल भी चेंज नहीं हुए और बिंदास एज इट इज वैलिड है। बैंक निफ्टी में देखिए 34,800 के पास का लेवल दिया था, 900 के पास का लेवल दिया था, मार्केट उसी लेवल के पास से गिर रहा है, आपके सामने प्रूफ है। और अब हम चलते हैं कल के बेहतरीन शेयर पर। वहां पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रासिम से। ग्रासिम ऑलरेडी दिया था, मैंने बताया था ये एक मेजर सपोर्ट है 1425 का पुराना वाला, जो फाइनली टूटा है। तो अब ये 1425 और 1410 इसका रेसिस्टेंस लेवल है, इसके नीचे कमजोर है। तो फाइनली 1356 तक का लो बनाया है। तो वी हैव टू फोकस, इसके नीचे हमें प्रेशर लगता है। उसके बाद बात करते हैं टीवीएस मोटर की, जिसमें टीवीएस मोटर में कल ही हम लोगों ने दिया था, रीजन हमने बताया था इसका ये पुराना रेसिस्टेंस है और उस पुराने रेसिस्टेंस पे यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है। तो एज इट इज उसी 710 713 के पास में अटका हुआ है। 13 क्यों? क्योंकि इसका हाई 712.50 का है। तो ये एज इट इज वैलिड है, इसका रेसिस्टेंस या एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे कल भी। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अब एक चीज़ समझिए, आप हर दिन नया नया स्टॉक ढूंढते हो और हमें एक ही स्टॉक 4 बार मुनाफा देता है। ग्रेट ईस्टर्न, जिसको हम लगातार कवर कर चुके थे, कल भी हमने किया, जहाँ पे फाइनली आज 414 का लो ब्रेक किया, 405 तक का लो बना चुका है। तो 414 के नीचे ये कमज़ोर है, फिलहाल हम यही मान के चलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वी गार्ड इंडस्ट्री पे, जहाँ पे एवरी डे 227 और 230 के नीचे से ये आपको सेल देता आ रहा है। रिजल्ट आपके सामने है, आज भी 227 से 224.90 की क्लोजिंग हुई है। तो यही लेवल एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे कल भी वैलिड है। उसके बाद बात करते हैं अशोक लेलैंड की, जिसका चार्ट और न्यूज़ हमने दोनों आपके साथ शेयर किया था। और वहाँ पे जो इसका हाई है ये देखिए 142 का था। तो 142.43 में हमेशा कहता हूँ 1 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है, 1 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। तो एज इट इज़ ये 1 रुपया का करके 139 का लो मारा है, यानी कल के लिए भी हमारे बिंदास 142 143 के लेवल एज इट इज़ वैलिड आएंगे। उसके बाद बात करते हैं वो श्रीलंका वाला स्टॉक जो हमने बताया था, सफायर फूड्स। वीडियो को लाइक कर दिया है ना, भूलिएगा मत, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते। देखिए मैं तो अपनी भाई वाली पूरी कोशिश करता हूं कि हमारा परिवार कमाए, लेकिन देखिए हम हर घर तभी पहुंचेंगे जब हमारा परिवार साथ देगा। और हमारा परिवार फेसबुक पे, ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे लोगों के साथ शेयर करेगा, जिससे सब सीखे, सब कमाए, सबकी दुआएं सब तक पहुंचे। आज आप हमें दुआ देते हो
तो हम तक पहुंचती है, दूसरे कमाएंगे, आपको दुआ देंगे, आप तक पहुंचेगी। इसलिए वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। यहाँ पर सफायर फूड्स, जहाँ पे इसका ये प्रीवियस लो है जो हमने आपके साथ शेयर किया था 974 का, तो मोटा मोटा 970 इसका मेक और ब्रेक है, यानी 970 के ऊपर अगर बाउंस किया तो ऊपर, नहीं तो ये टूटा तो नीचे। उसके बाद कल ही हमने आप लोगों के साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट शेयर किए थे, और यूनाइटेड स्पिरिट्स में कल ही हमने आपके साथ कहा था 770 767 के नीचे कमज़ोर है, और फाइनली 742 तक का लो मारा। तो अभी मेरे लिए 767 का ही लो एज इट इज़ वैलिड आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और आज एंट्री मारता है एक नया शेयर दीपक फर्टिलाइज़र, जहाँ पे दीपक फर्टिलाइज़र में अगर तेज़ी होनी है तो इसका 600 का लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है, तो 600 बनेगा इसका मेक और ब्रेक के तौर पे। तो उम्मीद करूंगा सीख रहे हैं, कमा रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।